बड़ा क्लियरली नजर आ गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का तो जनाजा निकल गया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, आपकी एग्रीकल्चर में गिरावट आ गई है। इस बजट में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चूंकि आईएमएफ से हमें किस्त नहीं मिली थी, हमारे रिजर्व्स खतरनाक हद तक गिर गए हैं। ताकि आप भूल जाए, ये जो हमारे कैनाल्स थी होती इनके गिर्द अंग्रेजों के टाइम के बेले होते थे। उस आमदनी के लिए भी कर्जा लेंगे और कर्जा लेके फिर हम 70 रुपए सूद देंगे, 75 रुपए सूद देंगे। कर्जा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इंपोर्ट कंप्रेशन की जा रही है, उससे इंपोर्ट्स तो कम हो रही हैं लेकिन उससे इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बैठ गई है। घर चलाने के लिए हम कहीं और से 70 या 80 या 100 रुपए कर्जा लेंगे और उस पर जो सूद बढ़ेगा वो मतलब एक शैतानी चक्कर चलता रहेगा। अब कल जो बजट पेश हुआ है, इसाक डार साहब की मैं तकरीर से ये बात यहां बयान कर रहा हूं। इसाक डार साहब ने ये फरमाया कि वफाक के पास सूबों को जो पैसे दे दिए जाएंगे तो वफाक के पास जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 6,887 अरब रुपया। ये इसाक डार साहब की तकरीर है। 6,887 अरब रुपया वफाक के पास बच गया। ठीक है। अच्छा, और सूद कितना देना है? 6,887 अरब रुपया आ गया वफाक के पास। सूद देना है 7,300 अरब रुपया। सूद जी, कर्जा नहीं, सूद। अच्छा, तो यानी जितना पैसा बचा, जितना पैसा आया हमारे पास, सारे मुल्क में टैक्स लगा के सब कुछ करके, सुपर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सब कुछ कर करा के हमारे पास आया 6,887 अरब रुपया वफाक के पास, और हमने 7,300 रुपया सूद देना है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो तरक्याती बजट है वो 1150 अरब रुपया है। पैसा कितना है हमारे पास? ठिंगा। ठीक है। इस साल हमने पेंशन देनी है 761 अरब रुपया बजट में। पैसा कितना है हमारे पास? ठिंगा। हमने ग्रांट्स के लिए रखे हैं 1400 अरब रुपए। पैसा कितना है हमारे पास? ठिंगा। अच्छा, सब्सिडीज हमने देनी है 1100 अरब रुपए। पैसा कितना है? ठिंगा। अच्छा, दिफाई बजट 1800 रुपए। पैसा कितना है? ठिंगा। सिविल हुकूमत का खर्चा कितना है? 750 अरब रुपया। पैसा कितना है? ठिंगा। तो ये जितना आपने, जो आपकी इनकम थी, जो आपने पैसे आए आपके पास, उससे ज्यादा आपने सूद में दे दिए। और ये जितना बजट ऐलान हुआ है, तरक्याती बजट, ये तालीम का बजट, सब्सिडीज, एजुकेशन, इधर उधर जितना बजट है, वो सारा बजट आपने कर्जा लेना है। और कर्जा आप लेंगे या नोट छापेंगे? जितना नोट छापेंगे उतना नोट की हैसियत कम से कम होती जाएगी। ये आप कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे तो उस पर सूद, तो कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक ऐसा मामला है मईशत में जिसको हमने देखना है। और 22 अरब डॉलर हमने इस साल वापस करने हैं। और आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो रहा है 30 तारीख को, 30 जून को। और वजीर आजम साहब ने आज कौम से जो खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नाकाम हो गया तो मैं कौम से खिताब करूंगा। और कोई हिकमत अमली बताएंगे? हाँ, आज उन्होंने हिकमत अमली ये बताई है वजीर आजम साहब ने कि वो अगर प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो फिर एक और खिताब करेंगे और उसमें अपनी हिकमत अमली बताएंगे। तो आईएमएफ का प्रोग्राम तो ये नहीं हो सका। अब क्या शराइत, हमने मान भी ली सारी, वो कहते हैं हमें, लेकिन जो भी कुछ है बहरहाल मईशत यहाँ खड़ी है। अगला जो हम जाएंगे जब आईएमएफ के पास दोबारा, यानी 30 जून को तो ये कोलैप्स हो गया। अब जब दोबारा हम जाएंगे तो पहले हम 6 अरब के लिए या 8 अरब जितने, तो इस दफा हमें 10 अरब या 11 अरब या 13 अरब के लिए जाना पड़ेगा। और जो शराइत थी वो और सख्त होंगी। वो कहेंगे ये भी करो, ये भी करो, और टैक्स लगाओ, मिनी बजट लाओ, ये करो। तो ये एक बड़ा बहरान माशी जो है उसमें दलदल में कौम फंस चुकी है, मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। मैं जितना भी बजट ऐलान हुआ है, इस बजट के लिए पैसे नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास जो पैसा आएगा उससे ज्यादा सूद का चला जाएगा। ये बस ये सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद दूसरी बात
कि सारे बजट की कोशिश ये नजर आती है कि ऐसा बजट बनाया जाए जो काबिल अमल हो या ना हो, लेकिन IMF को शिकायत का मौका ना मिले और हमें $1.1 अरब की किस्त मिल जाए। बुनियादी ये इनकी कोशिश है और यही तवक्को है, यही बजट तजावीज़ है। लेकिन मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि ये अगर किस्त मिल जाती है तो हुकूमत जो है बकिया किस्तें लेने से उनको शुक्रिया के साथ वापस कर देगी और अगले साल बड़े पैमाने के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर IMF से कर्जे की दरखास्त करेंगे 3 साल या उससे ज्यादा। उस वक्त जो उसकी शराइत होंगी, पेश शराइत, उसकी आड़ में इस बजट में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, यानी उसको ज़िमनी बजट से भी ज्यादा मेरे ख्याल से तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और उसका जाहिर है कि बोझ जो है ना वो आवाम को ज्यादा उठाना पड़ेगा। ये तो एक बुनियादी चीज है जिसकी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। अगली बात, पाकिस्तान में जो टैक्सों की कैपेसिटी है उससे कोई 7,000 अरब रुपया कम मुख्तस किया गया है। अच्छा, अब चूंकि मुस्लिम लीग नून के जो मंशूर के अल्फाज अगर मैं आपको बता दूं, हमें ये एहसास है और ये पुरानी है उनका मंशूर कि सूबों के बजट्स भी अगर इसमें मिलाएंगे तो ये तकरीबन 22,000 अरब तक ये पहुंच जाएगा मामला। और पाकिस्तान यानी कि सलमान शाह साहब नहीं है। सलमान शाह साहब आपका ये पॉइंट है, पॉइंट आपका आ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से हुकूमत ने ऐसा बजट दिया है। मैं जरा नहीं, एक मिनट आप बात सुन लेना, मुकम्मल बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और वो ये है कि इतना बड़ा जो हुकूमत ने खर्चा करना है उसके रेवेन्यूज कहीं नजर नहीं आ रहे और रेवेन्यूज में कमी आएगी। इसके बाद आपने देखा कि जो सूबों से आप सरप्लस मांग रहे हैं वो भी कोई 600 अरब के तकरीबन मांग रहे हैं, वो भी ये बड़ा एक अनरियलिस्टिक सी पिक्चर है। फिर आप कह रहे हैं कि 1,000 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम बाबू करेंगे फेडरल गवर्नमेंट में और 1,500 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम बाबू करेंगे सूबों में। और हमें पता है कि इतना ज्यादा जब आप स्पेंडिंग करते हैं, एक तो ये पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स जो हैं ये मुकम्मल ही नहीं होते और दूसरा जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके रिटर्न्स भी कोई नहीं होते और इकोनॉमी के ऊपर एक ड्रैग बनता है। सही। तो इस वक्त तो बजट आपको अपनी इकोनॉमी को देख के बनाना चाहिए था, कम से कम। पॉइंट आ गया सर आपका। चूंकि वक्त की मेरे पास शाह साहब बड़ी किल्लत है तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको इक्वल वक्त देगा कि विद IMF भी चांसेस हैं हमारे डिफॉल्ट के। चूंकि IMF अगर हमारे साथ खड़ा भी हो जाए तो आप नहीं समझते कि अगले 6 माह बाद फिर हमें इसी किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा? खाका नजीब साहब देखें, एक तो पाकिस्तान का जो रिस्क है वो जो बढ़ा हुआ है डिफ़ॉल्ट का कहें या रिस्क के हम पेमेंट्स में डिले करें या हमें जो इस वक्त इंपोर्ट्स को रोक के इकॉनमी को रोका हुआ है, ये सारा कुछ इसलिए है कि हम नवंबर से IMF का जो 9th रिव्यू है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब IMF का 9th रिव्यू कंप्लीट करना जो है मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें से आपको 1.2 अरब डॉलर आने हैं, कुछ वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग है उसके साथ $700 मिलियन की, फिर उसी से कुछ कमर्शियल और फिर सऊदी अरेबिया और UAE की फाइनेंसिंग है। अगर ये फाइनेंसिंग नहीं आती, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस वक्त रियली अगर आप बिलीव करें बजट इतना मैटर नहीं करता, पर जो मैं कहने जा रहा हूं वो ज्यादा मैटर करता है। अगर ये फंडिंग नहीं आती तो आप जो अगस्त 15 के बाद इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम है उसमें बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए इस बजट के तनाजुल से कैसे मुश्किल में आ जाएंगे सर? यहाँ तक बता दिया गया कि जो मर्जी हो, मुबश्शिर लुकमान हो, मुबश्शिर लुकमान का बाप हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कोई 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों का कॉल रिकॉर्ड डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है और इनके कॉल रिकॉर्ड जो हैं सोशल मीडिया सरगर्मी से भी इनको, यानी आप देखिए कि बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। एक मुराद सईद ने JIT को सब कुछ बता दिया है, ये वजह है। अब समझ आता है और मैं आपको नटशेल में बताता हूँ समराइज करके कि क्या कुछ है। ये वजह है जो हम पे जुल्म किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब क्या होगा? पंजाब है ना मैदान जंग। कराची से तो ये 3 आदमी हैं और इन तीनों में से किसी के इलेक्ट होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। स्वागत की जा रही है। इमरान खान को भी जान से मारने का प्लान है, इधर डायरेक्टली कत्ल किया जाए या अदालती तरीके से कत्ल किया जाए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि जराइम इतने ज्यादा हैं, सबूत इतने खुले हैं, सबूत इतने वाजे हैं कि इन सब को अपनी गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है। ये महसूस कर पा रहे हैं कि एक रूल ऑफ लॉ को कायम करने वाला कोई बंदा अगर अवामी हमायत से आ गया तो हमें लटका देगा।
हालांकि हमें तो नहीं पता, हो सकता है इमरान खान ये ना सोचते हो, लेकिन क्योंकि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है तो वो अपने बचाव के लिए अवाम को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, डरा रहे हैं, पागल हो गए हैं, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इंप्यूनिटी के साथ वो जराइम कर रहे हैं जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूं समराइज करके कि मुराद सईद ने JIT को क्या बताया है। नाज़रीन, मुराद सईद ने कहा है कि अरशद शरीफ तो हमेशा से फौज के करीब रहे हैं, वो तो अभी बालाकोट का वाकया हुआ तो वो तो ग्राउंड पे जाके उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया था, लेकिन ये ताल्लुकात थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हुए जब दिसंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब के साथ अरशद शरीफ का प्रोग्राम हुआ। सिर्फ आपको याद दहानी करा दूं, उस प्रोग्राम में जनरल तारिक ने कहा था कि जितने भी लोग ताकत में बैठे हुए हैं वो करप्ट हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं या ओबलाइज्ड हैं, इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की थी। इस प्रोग्राम को शदीद जुल्म की वजह यह है कि इनके जराइम इतने बड़े हैं कि इन सब की गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा होगा, इसलिए ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे, इसलिए ये इमरान खान को तोड़ रहे हैं, इसलिए PTI को तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ये है असल वजह। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरी चीज की तरफ। नाज़रीन, इसहाक डार जो खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टर है, इकोनॉमिक हिटमैन मैं इसको कहता हूं, इसने ये कह दिया है कि $1 लाख अगर आप पाकिस्तान लाते हैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहां से ये पैसा किया है। यानी अगर आप पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजें, फॉर एग्जांपल जरदारी ने घरों में रखा हो, बिलावल हाउस में अरबों डॉलर रखा हो, $1 लाख अगर आप पाकिस्तान लेकर आएंगे अपने साथ, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा ये पैसा कहां से आया। ये ब्लैक पैसा व्हाइट करने की स्कीम दी गई है। दूसरी तरफ इनकी ऑडेसिटी देखें जरा आप। एक तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहे हैं, हम तुम्हारी नेशनलिटियां खत्म करा देंगे, हम तुम्हारे वीजे कैंसिल करवा देंगे, हम तुम्हें डिपोर्ट करवा देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ज्यादा पैसा भेजेंगे तो हम उन्हें इनामी स्कीम के जरिए इनाम देंगे। तुम्हें ओवरसीज पाकिस्तानी बेटा आप पैसा नहीं देंगे। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमारा मुल्क है, इसको बचाना भी इंशाल्लाह ताला हमने ही मिलके है, लेकिन जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाते आप हर किस्म का पैसा भेजना आप छोड़ दें पाकिस्तान। ये पूरी कैंपेन अब चलानी पड़ेगी। देखिए, पुरअमन तरीके से अवाम रेजिस्ट कर सकती है और उसमें ये भी तरीका है पुरअमन तरीके से रेजिस्ट करने का। ये IMF से $2.5 अरब मांग रहे हैं टोटल, 3 रिव्यूज का मिला के। ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने इतना पैसा भेजते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स को बता दें जिनको आप भेजते हैं कि 1-2 महीने उधार ले लें पाकिस्तान से, इस गारंटी पे कि हम इकट्ठा पैसा भेज देंगे, लेकिन ये 1-2 महीने में घुटनों पे आ जाएंगे अगर आप पैसा भेजना छोड़ देंगे। हर बंदे को ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे होते हैं ना, उसकी गारंटी पे पाकिस्तान में कोई भी उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक स्कीम है जो मेरे जहन में है कि ये करेंगे तो इन पे दबाव पड़ेगा। पुरअमन तरीके से इनसे बात मनवाने का, हम कोई गलत बात नहीं कह रहे, साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में किस किस के साथ राब्ते में थे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे जा रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है कि इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर कहाँ कहाँ सफ़र किया है, फिर इनके मालियाती लेन देन के इन्होंने किस किस को पैसे भेजे हैं, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतल्लिका डाटा जो है उसको निकाल कर इनका तज्जिया किया गया है, जहाँ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये क्या क्या कुछ करते रहे हैं। और पाकिस्तानी हुकाम के नोटिस में ये भी आया है कि इनमें बाज़ जो सरगना थे उनको गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पुष्ट पनाही भी हासिल थी, और इसीलिए जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने कहा भी था कि जनाब ये जो गठजोड़ है ये सब हमारी समझ में आ रहा है और आप इंसानी हकूक़ की का नाम लेकर इसकी आड़ में छुप नहीं सकते हैं, और ऐसे तमाम अफराद जब भी पाकिस्तान आएंगे इन्हें तहकीकात का हिस्सा भी बनाया जाएगा, इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, इनके जो नाइकॉप और इनके जो पासपोर्ट्स हैं वो भी कैंसिल किए जाएंगे और इनके लिए हर तरह की जो सज़ाएँ हैं वो भी रखी जाएंगी। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं इमरान नियाज़ी के खिलाफ जो इस वक्त मजमूई तौर पे केसेस हैं, उसमें फ़िलहाल 10 मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है मंजूर की गई है, जिसमें से 6 मुकदमात जो हैं वो 9 मई से मुतल्लिक हैं, 1 मुकदमा जो है वो तोशाखाना से मुतल्लिक है और जालसाजी से मुतल्लिक है, 1 मुकदमा इदारों में बगावत पे उकसाने पे, और 1 मुकदमा जो है वो तोशाखाना एहतजाज पे इक़दामे कत्ल का केस है, और 1 कोयटा के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। कोयटा के कत्ल का मुकदमा वो है जिसमें आपको मैंने बताया था कि अब्दुल रज़ाक नामी एक वकील हैं जो कि मुद्दई थे, जिन्होंने आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया था इमरान नियाज़ी पे, और इमरान नियाज़ी पे मुकदमा दर्ज हो चुका था। हरास पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और कल फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए गए और इट वाज लाइक नो नॉनसेंस। अब कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं होगी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सख्ती का मैसेज है और उस इदारों के साथ तमस्कर उड़ाना, उनको नुकसान पहुंचाना जो है किसी भी तरह बर्दाश्त होगा।
तो जितने लोग अभी खुश हो रहे थे कि कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे छुपा हुआ है, कोई वेमेन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे छुपा हुआ है, कोई जो है अपने हकूक के पीछे छुपा हुआ है, वो सारे जो है वो अब उनको मंजर आम पे आना पड़ेगा और उनको अपनी अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बैरून मुल्क जो भी पाकिस्तानी है और जो पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मुलव्विस रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, उनकी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं। या उनको एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा या फिर उनके नाइकॉप कैंसिल होंगे और हर मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से मिलकर उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो लिया जाएगा। किया जा रहा था वो दूर किया जाए कि देयर इज अ टोटल यूनिटी ऑफ कमांड, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि फौज हमारी बहुत डिसिप्लिन्ड है एंड दे ऑल लुक टुवर्ड्स द ऑर्डर्स की फ्रॉम स्टाफ आसिम जनरल आसिम मलिक। एक तो ये सबका भान क्लियर हो जाना, कल बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क मुस्लिम पाकिस्तान को सबको ये दिया। सेकंड ये था कि शोहदा की उन्होंने पहले बात की थी कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस तरीके से बेहुरमती की गई है ना कैप्टन कर्नल शेर के मज़ार की यादगार की, उसके बाद MM आलम जिनको दुनिया की अकेडमी में ये एयर इनके ऑपरेशन पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये कि क्योंकि तो मुराद ट्रुथ के लिए बहुत जरूरी है। ट्रुथ देखें, ये कहेंगे कि हमारे अवाम हमारे लोग इस तरीके से हमारे शहीदों को कर रहे हैं और हम पहाड़ों में बैठे हुए हैं, बर्फ पर चोटियों बैठे हैं, हम शहीद होंगे, क्या हमारा भी यही हमारी फैमिली सवाल होंगे। तो इस लिहाज से फौज इज वेरी सेंसिटिव अबाउट इट और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के 95 से 98% अवाम सब इसमें शामिल हैं जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। फिर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है, जो बैरून मुल्क और अंदरूनी मुल्क जो किया जा रहा है डिवाइड क्रिएट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करने के लिए। फिर ये बड़ी ह्यूमन राइट्स हो रही हैं, क्या जुल्म वरीयत हो रहा है, कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आप देखें अगर अमेरिका में व्हाइट हाउस में ट्रम्प के वक्त में देखें कैसे लोगों को सहायता दी है, क्या अमेरिकन अवाम ने इंडिया को पाकिस्तान को कह दिया आके हमारी मदद करें, या यूके में जो इंसिडेंट हुआ था वो रात को कैसे पुलिस ने उनको पकड़ा, सबको सजाएं दी, किसने वहाँ पर बात की थी। ये हमारा एक नया ट्रेंड चल पड़ता है कि ट्रोलिंग करते हैं, फिर पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं बैरून मुल्क कांग्रेस को बात करें, वो एक नया